दर्शकों का स्वागत है। दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सपना। जिला अस्पताल के गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अमरजीत चावला एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। जी हां, कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि डिलीवरी के एवज में डॉक्टर अमरजीत चावला ने 40,000 रुपए की मांग की है। इस पर जिला अस्पताल के पीएमओ दीपक सैनी का कहना है कि उन्हें इस मामले में कुछ पता नहीं है। बहरहाल इस पूरी खबर पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले अब तक की सुर्खियां। फिर विवादों के घेरे में डॉक्टर अमरजीत चावला, जिला अस्पताल में परिजनों का हंगामा, रिश्वतखोरी के लगाए आरोप। पूरे मामले की होगी निष्पक्ष जांच, बोले पीएमओ दीपक सैनी। बार संघ हनुमानगढ़ के चुनाव कल होगा नामांकन और 5 जनवरी से होंगे राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के चुनाव, 20 को होगा नामांकन। खबरें विस्तार से। जिला चिकित्सालय एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। जी हां, यहां के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरजीत चावला पर एक बार फिर से लोगों ने रिश्वतखोरी के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि 9 SSW की एक महिला को डिलीवरी के लिए अस्पताल से एक एम्बुलेंस भेजी गई, जो सरकारी अस्पताल न जाकर डॉक्टर अमरजीत चावला के घर पर गई और बाद में महिला के घर वालों से 40,000 की मांग की गई और कहा गया कि अगर पैसों का इंतजाम नहीं होता है तो वो पेशेंट को बीकानेर रेफर कर दें। बंद करो, बंद करो, चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलालीबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, रिश्वतखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलालीबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये लोग हैं 9 SSW के। आरोप है गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर अमरजीत चावला के ऊपर, और वो भी डिलीवरी के बदले 40,000 नगद पैसों की मांग। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। गर्भवती लक्ष्मा 9 SSW की रहने वाली थी और कुछ दिन पहले चेकअप के लिए अस्पताल आई थी, जहां अमरजीत चावला ने उन्हें 15 दिन का समय देकर घर भेज दिया था। लेकिन उसके बाद जब वो दोबारा चेकअप के लिए अस्पताल आई, उन्होंने फिर से डिलीवरी में 2 दिन बाद का समय दे दिया। इसके बाद जब लक्ष्मा की तबीयत खराब होने लगी तो उसे संबंधित डॉक्टर को फोन किया। लक्ष्मा को लेने एम्बुलेंस तो गई, पर उसे अस्पताल की बजाय डॉक्टर अमरजीत चावला की क्लिनिक पर ले जाया गया, जहां डॉक्टर अमरजीत चावला ने डिलीवरी के एवज में 40,000 देने की बात लक्ष्मा के परिजनों से की। लेकिन जब परिजनों ने पैसे न होने की वजह से मना कर दिया तो डॉक्टर ने उन्हें तुरंत पेशेंट को बीकानेर शिफ्ट करने की बात कही। इस पर परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया और एडीएम सहित डीएम तक को इस बात की खबर दी। डीएम के हस्तक्षेप के बाद लक्ष्मा की डिलीवरी करवाई गई। 15-20 दिन पहले इन्हें हट लिया जना है, बोला भाई आज ये इन्हें 15 दिन पड़े, 15 दिन पड़े बिंगा बाद में तकलीफ हुआ तो ले आया। फिर 8 ले आया जना, बोले भी अजय 2-3 दिन पड़े। फिर आके वो जी 8 है तो के 8 तो इलाज है को नहीं थे, बठे घरे लिया है मेरे, और घरे में है इलाज हो जी, नहीं तो बीकानेर जाना पड़ेगा। कौन बोला? डॉक्टर है। क्या नाम है? चावला, चावला राम। अच्छा, हाँ बताओ फिर क्या हुआ? तो फिर मैं 8 रात में जो तकलीफ हुई 2-3 दिनों के बाद जना मैं बैठूँ ले गए घरे गया जी। घरे गया जना वो बठा आई कोई 9 बजे तई, बटे 1-2 बजे एड़ा 9 बजे तई आयो, कोई 9 बजे आयो जना बड़े भी। अब तो ही वो परेशान होती तो कितो खर्चो बैठे हुए पर ये खर्चो तो मारकन तो है को नहीं, खर्चो कितने 40,000 रुपया बैठा हुआ खर्चो। अच्छा, इस पूरी घटना के बाद लोगों में रोष फैल गया और लोगों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा और हंगामे के साथ साथ नारेबाजी भी की। लोगों का कहना था कि ऐसा पहली बार नहीं है जब इस डॉक्टर और अस्पताल के खिलाफ कोई मामला आया हो। ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन इस डॉक्टर के खिलाफ न तो कोई कार्रवाई की जाती है और न ही पीड़ित को उचित न्याय मिलता है। लोगों का कहना है कि मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड किया जाए। इन डॉक्टरों के द्वारा कई बार शिकायतें हो चुकी हैं और इनको यहाँ रखने का कारण क्या है?
कोई राजनीतिक कारण है या क्या कारण है, क्या मजबूरी क्या है सरकार की? आप स्पष्ट कोई मतलब निष्पक्ष कोई इलाज करे, कोई ऐसा बंदा नहीं ला सकते यहाँ पे डॉक्टर। कमी क्या है, डॉक्टरों की कमी है क्या? कोई बताओ। आप इन्हीं को रख रहे हो और बार बार कंप्लेनें हो रही हैं। ये कोई बोलता है, कोई नहीं भी बोल पाता, मजबूरी होती है उसकी। तो आप तो ये मिले हुए हैं बिल्कुल, क्यों नहीं? स्टाफ अगर कोऑपरेट करे तो क्यों नहीं हो सकता? SSW से लिचमा पेशेंट है, ठीक है, जिनकी डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन यहाँ के डॉक्टर जो प्राइवेट बुलाते हैं घर पे और 40,000 रुपये की मांग की। ये अब जब उन्होंने घर पे जाने मना कर दिया, गरीब आदमी है वो क्यों हॉस्पिटल में आते? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, फ्री में इलाज करके आते हैं सब। वो यहाँ आए, उनको कहा कि अब बीकानेर आपका इलाज होगा, अगर 40,000 रुपये हैं तो घर पे आ जाओ, नहीं तो बीकानेर जाओ। वो घर पे इलाज कर सकते हैं वही, लेकिन हॉस्पिटल में उनको नहीं करेंगे, ठीक है। ये BKG चावला ने फर्स्ट टाइम नहीं किया। आज से पहले मैं 2 महीने पहले एक पेशेंट के लिए आया था, हम उस टाइम भी 20-25 जने इकट्ठे हुए और उन्होंने उस पेशेंट को रेफ़र कर दिया बीकानेर का इलाज नहीं होगा। उस बच्ची के दौरे आ रहे थे, उस महिला को दौरे आ रहे थे, दौरे आते रहे रास्ते में, एम्बुलेंस में वो मर भी सकती थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया यहाँ इलाज होगा ही नहीं, यहाँ डिलीवरी नहीं होगी। ये मेंटली परेशान करते हैं पेशेंट को और मजबूर करते हैं पैसों के लिए। तो जल्द से जल्द BKG चावला को सस्पेंड किया जाए, उनकी जगह एक अच्छा डॉक्टर जो हर की मदद करे, इंसाफ करे और अच्छे से पेशेंट जो दिमाग से बहुत परेशान होता है वो हॉस्पिटल में आता है और उस वक्त उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है। तो इसके पोते की बहू का यहाँ इलाज चल रहा था, यहीं अल्ट्रासाउंड हुआ, यहीं एक्सरे हुए, कई बार ये आए। तब डॉक्टर ने लास्ट में कहा भी जब इसको कोई लेबर पेन हो तो ये मेरा नंबर है, फ़ोन कर दो और मैं गाड़ी भेज दूँगा। इसने एम्बुलेंस भेज के सीधा अपने घर ले गया, न कि सरकारी हॉस्पिटल है। रात को रखा, सुबह आया 9 बजे, आते ही कहता है इसका तो ऑपरेशन होगा, 40,000 रुपये जमा करवाओ, नहीं तो बस ये तो मरने वाली है, इनको डराया। इसका मेरे पास फ़ोन आया, मैंने कहा तू क्या है क्यों उसके घर? कि मेरे को क्या पता था एम्बुलेंस इसके घर ले जाएगी। तो मैंने कहा 40,000 रुपये हैं तेरे पास? तो मेरे को कहना 40,000 कटाया, गरीब आदमी हूँ। फिर मैंने PMO को और कलेक्टर साहब को सबको कहा, तो उसके बाद यहाँ से उसको छुट्टी दे दी। यहाँ आके कहता यहाँ तो इलाज नहीं है, बीकानेर होना चाहिए। हम ये चाहते हैं भी इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो पैसे मांगने का मामला है वो तो एंटी करप्शन में शिकायत करेंगे और बाकी जो चिकित्सा की जो कार्रवाई है वो चिकित्सा विभाग में शिकायत करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर PMO डॉक्टर दीपक सैनी का कहना है कि वो बीमारी की वजह से अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें इस पूरे मामले की असल जानकारी है ही नहीं। वहीं स्काई चैनल जब अस्पताल के PMO डॉक्टर दीपक सैनी से जानकारी चाही तो उनका कहना था कि वो छुट्टियों की वजह से अस्पताल नहीं जा पाए। हाँ, कलेक्टर के फोन के बाद उन्हें पता चला कि अस्पताल में क्या हो रहा है और जब उन्हें मामले का पता चला तो उन्होंने तुरंत अस्पताल को निर्देशित किया। पैसे लेकर डिलीवरी के मामले में उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला होगा तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई प्रकरण है कि जिस पेशेंट का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है या क्या हुआ है, तो मैंने कंसर्न डॉक्टर से मैंने कहा साहब मैं अवकाश पे हूँ, पता कर लेता हूँ। मैंने कंसर्न डॉक्टर को फ़ोन किया तो उसने मेरे को कहा कि भाई मेरे को किसी ने दिखाया नहीं है और मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और उसका अगर आएगा तो उसका इलाज हम कर देंगे। उसके बाद फिर माननीय कलेक्टर साहब का ADM साहब का फ़ोन आया कि भाई वो उस पेशेंट को रेफ़र किया जा रहा है। तो मैंने कहा साहब मैं आज अवकाश पे था तो मैं गया नहीं हूँ, तो मैं पता कर लेता हूँ। तो मैंने उसको पता किया तो उन्होंने कहा कि साहब वो पेशेंट भर्ती है और 3 फिंगर डायलिटेशन है और उसकी डिलीवरी होने वाली है। मैंने वो सूचना कलेक्टर साहब को ADM साहब को सूचना दे दी। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि भाई हमने वो डिलीवरी कंडक्ट करा दी, तो वो भी मैंने सूचित कर दिया। इसके अलावा क्या है वो मुझे कोई जानकारी नहीं। मेरे सामने ऐसी कोई बात आई नहीं, ना किसी ने ये मेरे को कहा है कि भी पैसे मांगे हैं या क्या किया है, तो अभी कोई सूचना आई नहीं। अभी अवकाश पे फिर बुखार और की तबीयत ख़राब होने के कारण मैं चिकित्सालय जा नहीं पाया हूँ।
और अगर कल ठीक रहेगी तो तबीयत तो मैं चिकित्सालय में चला जाऊंगा। अगर कोई इस तरह का शिकायत होगी तो उसके लिए कोई जांच कमेटी बना देंगे। इस डॉक्टर के बारे में बार बार रिपोर्ट इस तरह की आती है, क्या है ऐसा? नहीं, कई लोग शिकायत करते रहते हैं। कई बार डॉक्टर मरीज डॉक्टर से संतुष्ट नहीं होता है तब भी शिकायत लगाता है। कई बार डॉक्टर कोई रोषवश कह दिया हो उसके लिए भी असंतुष्टि हो जाती है। तो इस तरह से क्योंकि गायनी में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो लोगों की स्वभाव। बहरहाल ये कोई पहला मामला नहीं है जब अस्पताल के डॉक्टर पर आरोप लगे हों। ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कब तक गरीब और लाचार जनता की आवाज को दबाया जाएगा और गुनहगार को कब तक खुला छोड़ा जाएगा। गोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, जलालीबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। बार संघ हनुमानगढ़ में चुनावी प्रक्रिया के तहत आज मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। बार संघ के बाहर मतदाता सूची चस्पा कर दी गई है। इसके बाद मतदाताओं को लेकर आने वाली आपत्तियों के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन बुधवार को कर दिया जाएगा। बार संघ हनुमानगढ़ में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए 502 मतदाताओं की सूची बार संघ द्वारा चस्पा कर दी गई है। इसके बाद 19 दिसंबर को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष पद पर नामांकन के बाद उसी दिन शाम को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 21 दिसंबर को 10 बजे से 2 बजे तक मतदान होगा और 3 बजे से मतगणना कर चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। हनुमानगढ़ बार संघ से वाइस प्रेसिडेंट में चुनाव लड़ने जा रहा हूं और मैं इस बार लगभग सभी वकीलों से मिल रहा हूं। सभी से मुझे समर्थन मिल रहा है। उम्मीद करता हूं कि भगवान इस बार जरूर मुराद पूरी करेगा और आशा करता हूं कि बार संघ इस बार जीता तो बार संघ के लिए हर संभव अच्छा कार्य करने का प्रयत्न करेगा। हनुमानगढ़ बार संघ की नई कार्यकारिणी 2019 के चुनाव के लिए लगभग 502 आवेदन आए हैं और उनके लिए आज 2 बजे तक ये लिस्ट चस्पा कर दी गई है। 2 बजे के बाद 1 घंटे के लिए 3 बजे तक ऑब्जेक्शन के लिए टाइम रखा गया है और जिसका ऑब्जेक्शन आएगा जिस भी अधिवक्ता के वोट का, उसके बाद हमारी 5 जनों की जो टीम है निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी की, वो हम बैठ करके तय करेंगे और फाइनल लिस्ट है वो कल सुबह 10:30 बजे चस्पा कर दी जाएगी। और वर्तमान में 502 ही अस्थायी अधिवक्ताओं के जो वोट आवेदन आए हैं उनकी लिस्ट चस्पा कर दी है। कल 11 बजे से लेकर 2 बजे तक जो अभ्यर्थी हैं अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के, सचिव के, उनके नामांकन के लिए समय रखा गया है। 2 से 2:30 बजे तक उनका चेकिंग प्रक्रिया रहेगी और उसके बाद में शाम को 5 बजे तक उनका नामांकन वापस लेने का समय रहेगा और उसके बाद 21 को चुनाव करवाएंगे। 21 को 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का टाइम वोट का रखा गया है। उसके बाद 3 बजे से काउंटिंग शुरू होकर के जैसे जैसे प्रत्याशी की काउंटिंग होगी उसके बाद घोषित कर दिया। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसका कल शपथ ग्रहण समारोह भी था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हनुमानगढ़ में कांग्रेस जनों ने मिठाई बांटकर व रंग गुलाल खेलकर खुशियां मनाई। जंक्शन में भगत सिंह चौक पर इकट्ठा हुए कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुशल नेतृत्व की सराहना की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, चौधरी विनोद कुमार जिंदाबाद। जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी ने कल शपथ ली थी मुख्यमंत्री के रूप में। हमें बड़ी खुशी है, आम कार्यकर्ता आमदनी से बड़ा खुशी है कि एक किसान कार्यकर्ता जो आज हमारे तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और वे गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले, जिन्होंने अनेक योजनाएं जो लागू की थी पिछले शासन के अंदर, वृद्धावस्था पेंशन इन्होंने लागू की थी, मुफ्त दवाई इन्होंने योजना लागू की थी और सरकार की जो पिछली 2008 के अंदर जो योजना लागू की थी वो पुनः दोबारा चालू करेंगे और हनुमानगढ़ के विकास के लिए वो अपना पूरा ध्यान रखेंगे। जिस तरह से तरुण जी ने बताया कि स्पिनिंग मिल जो हमारी बंद पड़ी है
पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और किसानों का कर्जा जो माफ़ है वो भी अब जल्दी मंत्रिमंडल की बैठक होते ही उसका तुरंत निराकरण कर दिया जाएगा और जो आम जन को जो उम्मीद थी उम्मीद पे वो खरा उतरेगा। राजस्थान के जननायक माननीय अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री बनने से हनुमानगढ़ का हर कांग्रेस कार्यकर्ता में खुशी की लहर है। आज इसी खुशी की लहर के कारण हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर आपस में एक दूसरे को बधाई देकर खुशियां मनाई है। हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो पूर्व में भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हनुमानगढ़ के विकास में कोई कमी आने नहीं दी थी। हमें पूरी उम्मीद है कि अभी भी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हनुमानगढ़ का विकास करवाएंगे। हर कांग्रेस कार्यकर्ता का जो पूर्व में मान सम्मान किया है उसी प्रकार से अभी भी हर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होगा। बुलेटिन में वक्त तक छोटे से ब्रेक है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप देखते रहिए स्काई चैनल। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के कैरियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। हनुमानगढ़ आरओबी के नीचे चल रहा आयुबी निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। मंगलवार को सभापति राजकुमार हिसारिया सहित पार्षद मौके पर पहुंचे और आरओबी के नीचे बन रहे अंडरपास को शहर के लिए सौगात बताया। हनुमानगढ़ ओवरब्रिज के नीचे अंडरपास निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। जनवरी माह तक अंडरपास बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए सादुलपुर रेलवे ट्रैक को लेकर 24 दिसंबर को 4 घंटे का रेलवे ब्लॉक भी लिया गया है। निर्माण कार्य के चलते नगर परिषद सभापति राजकुमार हिसारिया पार्षदों के साथ पहुंचे। उन्होंने शहर के विकास में पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के सहयोग की सराहना की। सभापति ने कहा कि शहर में बनने वाले तीनों अंडरपास इस शहर के लिए बड़ी सौगात है। इससे न केवल ढिल्लो कॉलोनी के लोगों को राहत मिलेगी, जबकि ओवरब्रिज पर लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी और आवागमन की सुविधा बढ़ेगी। वे बार बार डॉक्टर रामप्रताप द्वारा अंडरपास निर्माण को लेकर किए गए प्रयासों की सराहना कर रहे थे। माननीय डॉक्टर साहब के प्रयासों से वो आज रंग लेके आ रहे हैं, जो कि अंडरपास जो हनुमानगढ़ को 2 भागों में बांटा हुआ था, माननीय डॉक्टर साहब के प्रयासों से आज सारा हनुमानगढ़ है वो एक ही भाग बन के रह गया। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी देन हमारे शहर को कोई भी राजनीतिज्ञ, सामाजिक कोई भी आदमी ऐसी देन नहीं दे सकता जो डॉक्टर साहब ने आज हमारे को दी है। और मैं शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर साहब को पुनः अपनी धन्यवाद प्रसिद्ध करता हूँ नगर परिषद की ओर से कि जो मुख्य कार्य करवाए हैं। धन्यवाद। आपको बता दें कि 11 करोड़ की लागत से 3 अंडरपास बनवाए जा रहे हैं। ढिल्लो कॉलोनी, खालसा स्कूल के पास व ओवरब्रिज के नीचे। जनवरी माह तक इन अंडरपास का निर्माण लगभग पूरा हो जाएगा, जिससे ढिल्लो कॉलोनी, कंग कॉलोनी, वैशाली नगर और गुरु नानक नगर के बाशिंदों को काफी फायदा मिलेगा। वहीं इन सब के बीच भाजपा के राज में मिली अंडरपास की सौगात को भाजपाई नहीं भूलते। वे बार बार डॉक्टर रामप्रताप द्वारा शहर के विकास में दिए सहयोग को याद करते हैं। पार्षद कालूराम शर्मा ने कहा कि इन्हें विकास कार्यों की वजह से डॉक्टर रामप्रताप को विकास दूत नाम दिया गया। हमारे वार्ड नंबर 14 की मुख्य समस्या अंडरपास की थी, जो कि ढिल्लो कॉलोनी, कंग कॉलोनी, वैशाली नगर, गुरु गोविंद सिंह नगर, जो बीकानेर लाइन और नौर भादरा लाइन के बीच में जो हमारे 250 मकान बसे हुए, उनको आने जाने में लाइनों के ऊपर गुजरने में बहुत परेशानी होती थी। इसको लेकर हमने कांग्रेस पिछली गवर्नमेंट गहलोत सरकार की, उस टाइम हमने आंदोलन भी किए, भूख हड़ताल भी की, लेकिन राज्य सरकार ने कोई सुनाई नहीं की। जब हमारी 2013 में भाजपा सरकार बनी तो डॉक्टर रामप्रताप जी को मौका मुहैया कराया, तो हमारे को एक की जगह 3 अंडरपास मिले, जो कि ढिल्लो कॉलोनी की मुख्य मांग थी। उसके अलावा हमें खालसा स्कूल की तरफ एक अंडरपास मिला, एक रेलवे ओवरब्रिज के नीचे अंडरपास मिला, जिससे पूरे शहर को फायदा होगा। तो डॉक्टर रामप्रताप जी के प्रयासों से 11 करोड़ रुपए के 3 अंडरपास 14 नंबर वार्ड के लिए और शहर के लिए दिए गए, इसके लिए आभारी है। और विकास दूत उसी को कहा जाता है जो विकास करता है।
डॉक्टर राम प्रसाद जी जो विकास के आयाम स्थापित किए वो आज भी कार्य चालू है। और रेलवे और उसके नीचे जो 7 करोड़ का अंडरपास बन रहा है वो शहर के लिए इतनी बड़ी सौगात होगी, शहर को इतनी राहत मिलेगी कि जनता उनको याद रखेगी। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के चुनाव 5 जनवरी से करवाए जाएंगे। इसके लिए एडवोकेट शंकर सोनी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से अध्यक्ष का स्थानांतरण होने के बाद पद खाली था। 20 दिसंबर को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूर्व अध्यक्ष योगेश महर्षि के जयपुर ट्रांसफर के बाद अध्यक्ष का पद खाली था। ऐसे में रवि स्वामी को संयोजक नियुक्त किया गया और उन्होंने एडवोकेट शंकर सोनी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया। रवि स्वामी ने बताया कि प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार चुनाव करवाए जा रहे हैं। इससे पहले करीबन 7 सालों से आम सहमति बनकर ही अध्यक्ष का निर्वाचन किया जा रहा था। न्यायिक कर्मचारी संघ की तरफ से मीटिंग में मेरे को संयोजक बनाया गया है। अध्यक्ष का पद पिछले 6 महीने से रिक्त है, तो अब इसमें इस साल चुनाव करवाए जाने हैं जी। संघ में लगभग 17,000 राजस्थान के कर्मचारीगण शामिल हैं इसमें। पूर्व 7-8 साल पहले चुनाव हुए थे, उसके बाद में अध्यक्ष के पद के लिए हर साल क्या है कि आम सहमति बनती रही है और उसी हिसाब से अध्यक्ष निर्वाचित होता रहा है। जिला लेवल पे होते हैं अध्यक्ष जो है, सभी जिलों में जिला अध्यक्ष है जी। और प्रांत की अलग से कार्यकारिणी है, प्रांतीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार ये चुनाव करवाए जा रहे हैं जी। तो अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट शंकर सोनी ने बताया कि 20 दिसंबर को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा और 21 को नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद 5 जनवरी को चुनाव करवाए जाएंगे। इसके अलावा जिला मुख्यालय सहित सभी तहसील मुख्यालयों पर जाकर निर्वाचन अधिकारी द्वारा वोटिंग करवाई जाएगी और 5 जनवरी की शाम को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ में 210 मतदाता हैं, जबकि प्रदेश भर में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ से जुड़े 13,000 कर्मचारी हैं। ये राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जो है वो एक महत्वपूर्ण यूनियन है अपने स्टेट की, जो हाईकोर्ट और राज्य सरकार दोनों से मान्यता प्राप्त है। इसके जिले स्तर पर जो है वो चुनाव कार्यकाल 3 वर्ष होता है, लेकिन इत्तेफाक से अपने यहाँ पिछली बार भी आरोप में था, 2009 में चुनाव हुए थे, उसके बाद अब हो गए और अब की बार जिले में कुल 218 एम्प्लॉइज़ हैं जो मतदाता है। और इस चुनाव को 20 तारीख को नॉमिनेशन लिए जाएंगे, 21 तारीख को विड्रावल रखा है और 5 जनवरी को मतदान कराना जाना। और चुनाव के लिए हमने विशेष व्यवस्था ये की है कि जो एम्प्लॉय जहाँ जहाँ है, पीलीबंगा, संगरिया, टिब्बी, नौर, भादरा, हमारे स्टेशन पे जो निर्वाचन के लिए टीम भेजेंगे और वहीं से मतदान करवाएंगे। उसी दिन शाम को 5 तारीख को परिणाम घोषित कर देंगे। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पद खाली होने से कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही थी। कर्मचारी राम सिंह बिस्सू ने बताया कि अध्यक्ष का निर्वाचन होने से संघ से जुड़े कर्मचारियों को राहत मिलेगी। जब हमारे जिले का स्थापना हुई 94 में, गंगानगर से हम अलग हुए थे। अलग होने के बाद हमारे यहाँ संघ नहीं था, तो उसके पश्चात मैंने हमारे प्रांतीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद जी से विचार विमर्श कर यहाँ संघ की स्थापना की और उसके बाद संघ बहुत अच्छा कार्य कर रहा था। और अब इस वक्त क्या था कि हमारे जो जिला अध्यक्ष थे वो जिला स्थानांतरण होने के कारण जयपुर जिले गए और उन्हीं की वजह से ये पद खाली हो गया था। इसलिए भी चुनाव की सारी व्यवस्था प्रक्रिया करवा के और मैंने नौहर एक मीटिंग बुलाई सारे ज़िले की और वहाँ से हमने रवि जी को संयोजक नियुक्त किया और रवि जी ने अब आगे की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए शंकर जी सोनी को चुनाव अधिकारी नियुक्त कर सारे चुनाव की व्यवस्था की है। हाँ, ये कोई तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अब उनको गए हुए अभी कोई 3-4 महीने हुए हैं। तो इन 3-4 महीनों में जो यहाँ के पदाधिकारी थे, जो अध्यक्ष जी ने अपनी बनाई हुई थी कमेटी, उसके जो पदाधिकारी थे वो कार्य देख रहे थे। और 20 दिसंबर से शुरू होने वाली 69वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन वीएम गर्ल्स कॉलेज में होगा, जिसके संबंध में वीएम शिक्षा समिति की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें जानकारी देते हुए वीएम शिक्षा समिति के अध्यक्ष बालकृष्ण गोलियान ने बताया कि इसमें लगभग 1000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। 69वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 20 दिसंबर से वीएम कॉलेज में करवाया जाएगा, जिसमें महिला पुरुष दोनों टीमों के लगभग 1000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का आगाज जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन करेंगे।
इसमें खास बात रहेगी कि इसमें बीएसएफ की टीम भी हिस्सा लेगी। वीएम शिक्षा समिति के द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। बता दें कि इसमें विजेता खिलाड़ियों के लिए 26 दिसंबर से यहीं पर कैंप लगेगा, जिनका चयन नेशनल के लिए होगा। शिक्षा समिति का सौभाग्य है कि एक बार फिर हमें स्टेट ओपन बास्केटबॉल का मौका मिला है। बहुत ही बड़ा आयोजन है। 750 से 1000 प्रतिभागी पूरे राजस्थान से इस प्रतियोगिता में दूर दूर से आ रहे हैं। उनके साथ उनके अटेंडेंट्स भी साथ आ रहे हैं। शहर की लगभग सभी धर्मशालाएँ, राजवी होटल हमने बुक किया है। व्यापार मंडल शिक्षा समिति की तरफ से उनके ठहरने और खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था की है। तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। दिनांक 20 को शाम 4 बजे माननीय जिला कलेक्टर महोदय के सानिध्य में इसका उद्घाटन होगा। अन्य भी अतिथि हमारे बहुत से हैं और समापन 23 तारीख को 2 बजे का होगा। उसके बाद नेशनल का कैंप भी हमारे इसी कैंपस में है, जिसमें राजस्थान की टीम चुनी जाएगी, जो बाद में भावनगर जाके 3 जनवरी से स्टार्ट होगा वहाँ नेशनल, उसमें भाग। 69 राज्य स्तरीय महिला पुरुष बास्केटबॉल चैंपियनशिप व्यापार मंडल शिक्षा समिति में आयोजित हो रही है। इस टूर्नामेंट में 20 तारीख को शाम को 4 बजे ओपनिंग होगी। इसमें 7 से 8 इंटरनेशनल खिलाड़ी भाग लेंगे और बीएसएफ और राजस्थान पुलिस की टीमें भी भाग लेंगी। इसमें चयनित खिलाड़ी, इस टूर्नामेंट के बाद जो चयनित खिलाड़ी होंगे उनका कैंप भी 26 तारीख से 3 जनवरी तक इसी महाविद्यालय प्रांगण में होगा और इसमें से चयनित खिलाड़ी भावनगर में 69 नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेंगे। एनएमपीजी कॉलेज में सांस्कृतिक सप्ताह के अंतर्गत मल्हार 2018 का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें आज कई तरह की प्रतियोगिताएं करवाई गई। इसके प्रथम सत्र में नारा लेखन प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा समाज सेवा, राष्ट्र प्रेम, नशे के खिलाफ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि का खूबसूरत तरीके से पेश किया गया। जबकि दूसरे सत्र में कार्टून प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें कि सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को अन्य एक्टिविटी से जोड़ना है। विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गई हैं। हमारे यहाँ कल्चरल वीक चल रहा है, जो सोमवार से लेकर शनिवार तक चलेगा। आज जो प्रथम सत्र के अंदर हमने नारा लेखन प्रतियोगिता करवाई और द्वितीय सत्र में हमने कार्टून बनाओ प्रतियोगिता करवाई। बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनसे हमें मालूम पड़ा कि उनके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी उनके अंदर एक कलाकार छिपा हुआ है। वो कलाकार हमारे सामने उभर कर आया और इसका परिणाम जो हम जनवरी के अंदर देंगे और जो बच्चे फर्स्ट या सेकंड जो भी आएंगे उन्हें हम पुरस्कृत करेंगे। तो बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने कुछ और खबरों के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।